अगर कायदे-आज़म मज़ीद 4-5 साल ज़िंदा रह जाते हैं, तो क्या तब भी पाकिस्तान के हालात यही होते हैं? और रहते कायदे-आज़म ज़िंदा तो वो कोट लखपत में रहते। अगर 1 साल रहे ज़िंदा, उन्होंने खुद देखा कि ये मैंने गलती की है मुल्क बना के। देखता क्या है मेरे मुँह की तरफ, कायदे-आज़म का पाकिस्तान देख। अब डर लग रहा है, वो मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा। हमें दुआ मांगना चाहिए कि कोई बस अच्छा फ़ौजी आए, कोई अच्छा मुल्ला आए। इनके बगैर अब ये मुल्क नहीं चल सकता। आप भी जमहूरियत से नाउम्मीद हो चले? क्या की जमहूरियत? कब तक हालात ऐसे रहेंगे? 76 बरस हो गए अभी तक। हमारे पास बम है, कुछ नहीं है और। कुछ लोग कहते हैं एटम बम जो हमने बनाया, इसी की वजह से शायद इसके मज़ीद टुकड़े नहीं हुए। टुकड़े क्या बेटा, मुल्क आधा रह गया है। सब कुछ वही हो रहा है इस आधे मुल्क के साथ। 71 में हुआ था। मुझे लग रहा है बंद हो जाएगा सीपैक वगैरह। क्यों सर? गुलामों से कोई काम भी कराया जा सकता है। मगर सर हम तो आज़ाद मुल्क हैं। बेटा तुम होगे, मैं तो नहीं हूँ। कायद के बाद कोई भी सरबरा अच्छा आता तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते हैं। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। 25 करोड़ एक नहीं होते। हमने सुना है कि 1965 में हुई थी एक बार एक। फौज कम थी तो सभी फौजी बन गए थे। अब फौज ज्यादा है, आज भी सभी फौजी बनना चाह रहे हैं ताकि सुकून से रहे। सर 1971 में क्या जज्बा था? मैं तो अब तक रोता हूँ। हमने उनके साथ ज्यादती की। ज्यादती बहुत छोटा लफ्ज़ है। कभी इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान में? इनकलाब के लिए ज़मीन बेकरारी रहेगी। इनकलाब को गुजरना चाहिए, नहीं गुजरेगा। जो बजट बनता है उसमें तालीम और सेहत के लिए जितने पैसे रखे जाते हैं, आपके ख्याल में ये इनफ है? नहीं बेटा, ये गाली है, इसको मुंह से भी नहीं निकाल सकते। इतनी बुरी गाली है। यौम स्याह मनाने को कह रहे हैं 9 मई को, जो हुआ है वाक़या। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था, वो यौम स्याह नहीं था। स्कूल के जो 400 बच्चे मर गए थे, वो यौम स्याह नहीं था। उसे क्यों नहीं मनाते? आपके और फौज के ताल्लुक को समझ नहीं पाता। कोई फौजी तकरीब होती है तो आपको होस्टिंग का कहा जाता है, सियाचिन जाना होता है, फौजियों का हौसला बढ़ाना होता है, आपसे कहा जाता है। मगर सर आप उनके खिलाफ भी बोलते हैं। खिलाफ नहीं बोलता, मैं झूठी तारीफ नहीं करता। फौज हमारी ज़रूरत है, हम भी फौज की ज़रूरत है। अगर हम नहीं रहे फिर फौज क्या करेगी? आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान अगर जेल में रहे तो वो मंडेला बन जाएंगे, बाहर गए तो खोमैनी बन जाएंगे। तो क्या लग रहा है, क्या बनने जा रहे हैं? हमारे आज के मेहमान एक लिविंग लेजेंड हैं, तो डेफिनेटली उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। जनाब अनवर मकसूद साहब, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जीते रहिए। अच्छा सर, रिसेंटली जॉन एलिया साहब की बर्थडे गुजरी है, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सर आपका उनके साथ ताल्लुक़ कैसा था और किस तरह की नशिस्तें होती थी और आपने उनको कैसा पाया? यही कमरा है जहाँ वो महीने में 5-6 मरतबा आते थे। अच्छा। और बैठ जाते थे, कहते थे कि मेरी किताबें कहाँ हैं? मैंने कहा सर आपकी तो अभी एक ही किताब आई है, वो है मेरे पास। फिर जब उनकी किताबें आना शुरू हुई, फिर आगे बोले कुछ सुनाओ मुझे तुम, अगर मेरी किताबें तुमने पढ़ी हैं। मैंने कहा मैं सुनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, आप ही सुनाइए। आपके सुनाने में एक लुत्फ़ चाशनी है। बोले नहीं, वो तुम चाह रहे हो मैं हरकतें करके सुनाऊं जो करता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, सीधी सीधी सुनाए बातें करके। बहुत नफीस इंसान। आज भी अक्सर बैठ जाते हैं आके मेरे कमरे में और मैं उनसे घंटों बातें करता रहता हूँ। अच्छा। कहते लाहौर में तुम बोल के आए हो मेरे लिए बहुत, सब चीज़ें मैं लिखता रहता हूँ, वो जो बोलते हैं उससे। मगर जॉन भाई को सब शायर मानते हैं। जॉन भाई की नसर जो है वो शायरी से बहुत बड़ी है। क्या अच्छी नसर की। मतलब उनके ख़ानदान में सब पढ़े लिखे, मगर ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जो लिखा दिल से लिखा, और जो शायरी की वो गुफ्तगू है, शायरी नहीं है, वो बातचीत है आपस की। अच्छा सर, ज़ाहिर सी बात है आपका उनसे बहुत गहरी दोस्ती वाला ताल्लुक़ था, तो दोस्त एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं और दोस्त की कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो तनकीद भी होती है। तो आपके काम से मुतल्लिक उनकी क्या राय थी? दोस्ती जो है, दोस्त जो है एक ही रिश्ता है जो अपनी मर्जी से बनाता है इंसान। दोस्त, मैं उनको जॉन भाई कहता था, वो मुझे अन्नू कहते थे और कहते थे भाई का लफ्ज़ निकाल दो, अच्छा। जॉन कहूँ खाली। मैं कहा जॉन, मैं 48 की पैदाइश, मैं 40 की पैदाइश हूँ, आप 31 की हैं, तो ये फ़र्क है थोड़ा मुझ में आप में, और काफ़ी फ़र्क है 9 बरस का। बोले नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है, तुम जॉन कहो मुझे। और किसी की बुराई नहीं करते थे।
अच्छा। यानी बातें इस तरह के कि नहीं घटिया है, ये है, वो है, कभी लफ्ज़ इस तरह के सुने नहीं मैंने। मुझसे कहते थे कि अनु तुम बहुत से झमेलों में फँस गए हो। 58 से पेंट कर रहे हो तुम, तो पेंटिंग ही करते रहते। तो फिर ये तुम इसमें क्यों आ गए मशीन में? मैंने कहा तस्वीरें उस वक़्त मेरी बिक नहीं रही थी, कम बिकती थी, महीने में 4-5 तस्वीरें बिक जाती। और ये जब लिखना शुरू किया मैंने, क्योंकि घर में ज़हरा आपा शायरी करती थी, बजिया संजीदा लिखती थी, सारा नकवी ब्रॉडकास्टिंग में थी, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका। छोटी बहन कुकिंग का शौक था ज़ुबैदा तारिक को, मेरे बड़े भाई चीफ सेक्रेटरी थे सिंध के। तो मैंने अपना कहा कि मैं मज़ा लिखता हूँ कुछ, क्योंकि परेशानी में सबसे आसान चीज़ है मज़ा लिखना। परेशानी में? परेशानी में। अच्छा। वो गमगीन शायरी वाला तो बोगस होती है बिल्कुल। तो जो आदमी दूसरों को हंसाता है, सबसे ज़्यादा वही परेशान रहता है, वो बदला लेता है कि मैं अगर खुश नहीं हूँ तो दूसरे तो खुश हों। फिर मुझसे कहते सुनाओ क्या लिखा है। तो मैं बोले कि आज क्या लिखा तुमने? मैंने कहा आज मुसफ़ी पे लिखा है। तो कह लेंगे मुसफ़ी का शेर सुनाओ कोई। तो मैंने उनको सुनाया कि ए मुसफ़ी में बैठा अब क्यों ना खाक छानूं, दिल सा अकीक मैंने उसकी गली में खोया। गिर पड़े, बोले कहाँ से निकाला शेर, दोबारा पढ़ो। अच्छा। इसमें अकीक का लफ्ज़ क्या अच्छा है, दिल सा अकीक। ए मुसफ़ी में बैठा अब क्यों ना खाक छानूं, दिल सा अकीक मैंने उसकी गली में खोया। फिर कहने लगे कि अच्छा। मैंने कहा और जो रायते मतले होते हैं गज़लों के, उसमें मुसफ़ी का भी एक छोटी बहर में बहुत अच्छा है। गर अब्र घिरा हुआ खड़ा है, आंसू भी तुला हुआ खड़ा है। तो कहने लगे अब तो मुसफ़ी पे लिखो। तो मैंने मुसफ़ी पे पूरा एक आर्टिकल लिखा, और मुसफ़ी के वो अशार जो लोगों ने बहुत कम सुने हैं, कुलियात ही नहीं छपी थी मुसफ़ी की। तो फिर मैंने कहा जॉन मेरे बाईपास हो चुका है मेरा, तो मैं तो मुसफ़ी का ही शेर याद आता है मुझको। हम तो समझे थे मुसफ़ी, हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। वाह। ये तो बाईपास पे कब लिख गए थे वो। अच्छा। फिर कह लगे तुम दर्द पे काम करो, दर्द को भी किसी ने छुआ नहीं है, और वाहिद शायर है दर्द जो कमबख्त हर शायर में मौजूद है। तो मैंने कहा दर्द मौजूद है, दर्द की शायरी नहीं है। बोले नहीं, दर्द का लफ्ज़ बता रहा हूँ। फिर मैंने दर्द पे लिखा, उनको सुनाया। कह लगे अब तुम पेंट करना छोड़ो, टीवी छोड़ो, और तुम ये सब जो शायर तुम्हें पसंद, नासिक, जुर्रत, आतिश, मोमिन, इन सब पे लिखो। मैं करता था, वो सुनाता था बैठ के, यही सुनते थे बैठ के। अच्छा सर, अभी आपने बात की कि जो कॉमेडी लिखना या तंज़ो मिज़ाज लिखना जो है, ये इंसान जब अंदर से रंजीदा होता है तो ये लिखना ज़्यादा वो होता है। तो सर आपको ऐसा क्या गम था जो आप इस तरफ आए? हम लोग हैदराबाद से जब आए थे, 10 भाई-बहन आए थे। मेरे नाना अव्वल ताल्लुकदार थे हैदराबाद में, कमिश्नर, दाग दहलवी के शागिर्द थे। मेरी वालिदा के निकाहनामे पर जो गवाह हैं, वो जिगर मुरादाबादी और मौलवी अब्दुल हक थे। वाह! तो एक बड़ा घर था, 21-22 कमरे थे घर में। सब छोड़-छाड़ के सिर्फ किताबें लेके पाकिस्तान आ गए। फिर टेंटों में रहे, ख़ैमों में रहे कोई 2 साल, पीआईबी कॉलोनी में रहे, बगैर छत के क्वार्टर में रहे। तो सब परेशान रहते थे, 6 बहनें, 4 भाई, नाना-नानी, परनानी मेरी दोस्त थी, वो भी साथ थी। सर माली मसाइल? वो पैदा हो गए थे माली अच्छा। मसाइल, कोई था नहीं, सब छोड़ आए थे वहाँ। ठीक है। मकान बेचा भी नहीं, दे आए सब, नौकरों को दे आए थे। फिर अभी 10 भाई-बहन हम इसीलिए खुश रहते हैं कि वालिदैन ने सिर्फ़ हमको छोड़ा, ना गाड़ी छोड़ी, ना घर, ना बैंक बैलेंस, ना कुछ। बैंक में अकाउंट ही नहीं था।
तो हम सब आपस में, ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वालिदैन ने जायदाद नहीं छोड़ी। अगर जायदाद छोड़ते तो फिर झगड़े शुरू होते। तो खैर ये बातें तो बताने की भी नहीं है, मगर ये कि हम सब अपने अपने रास्ते पे निकल आए। जॉन से जब पहली मरतबा मिला मैं, तो कह लगे तुम्हारे भैया को जानता हूँ, अहमद मकसूद हमीदी को, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो तुम्हारा क्या शौक है? ये टेलीविजन पे बकवास करते हो खाली ये है या कुछ और भी है? मैंने कहा ये शौक तो नहीं है, बस ठीक है। बोले पॉपुलर होना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, पॉपुलर होना कोई नहीं चाहता, हो जाऊं वो अलग बात है। और देखो मैं भी बहुत उम्दा इंसान हूँ, मगर पॉपुलर नहीं हूँ। मैंने कहा जॉन भाई, पॉपुलर का लफ्ज बहुत बुरा है। शोहरत जो है ना, वो मिल तो जाती है, फिर उसको कायम रखना अजाब हो जाता है। कहने लगे नहीं, मशहूर होना चाहिए। तो अब वो जो किताब छपी उनकी, तो फिर वो बोले ये किताब आ गई, शायद टाइटल देखो कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा कि वो रोशनी पड़ रही है आधे चेहरे पर, आधा स्याह है। बोले कम वक्त पेंटर ने की है, पूरे रोशन कर दिया था मुंह मेरा, जैसे कि ये किताब है वो। इसकी बात हो रही थी। हाँ जी। आधे पे रोशनी डाल दी, आधे पे। मैंने कहा जिधर सूरज डूब रहा होगा वहां से ली होगी तस्वीर इसने, और आपका सूरज तो तुलू हुआ है इस किताब के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही। मगर फिर मुझसे मजाक बहुत करते थे, बहुत ज्यादा। कोई हंसा हो मुझे तो। अच्छा। हाँ। सही। अच्छा सर, जब आप 1948 में हिजरत करके आए, तो आप तो 8 साल के थे, मगर 8 साल का एक बच्चा जो है वो काफ़ी चीज़ें देख सकता है और समझ सकता है। तो सर इतना बड़ा घर छोड़ के आए, हिजरत करके आए, हिजरत का गम लेकर आए, तो आपके दिमाग में मतलब क्या ख्वाब थे आपके, आपकी फैमिली के? कि और नई नई सरजमीन, नया आसमान। आए क्यों थे सर? हम मुसलमान समझ तो रहे वहाँ भी थे रुक कि गए। हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा जो था, ठीक है। और ये और बदलेगा। हुँ। तो चलो नए मुल्क चलते हैं। फिर नजर हैदराबादी भी हमारे रिश्तेदार थे, तो उनकी जो नज़्म का एक शेर है, क्या कहे कैसे समंजारों का दामन छूट गया, एक गुले ताज़ा की खातिर हमसे गुलशन छूट गया। हाँ। तो ये गुले ताज़ा की खातिर जो है हम भी आ गए, और अच्छा मुल्क था, है अच्छा मुल्क, मगर यहाँ के रहने वालों की किस्मत खराब है। अब तो 24-25 करोड़ लोग हैं, सरबरा कोई अच्छा मिल के नहीं देता। एक भी कायद के बाद कोई भी सरबरा अच्छा आता तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते आज। जहाँ हम हैं नहीं होना चाहिए। एक बम बना लिया है, क्या फायदा उस बम का? जिस मुल्क में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, मुलाजमतें नहीं है, उस मुल्क के पास बम है। तो सर हम क्या समझें कि आपका आप उस फैसले से खुश हैं या आपको कुछ पछतावा है? अगर एक दफ़ा दोबारा आपको मौका मिले ये डिसीजन लेने का, तो आप क्या करेंगे? इस पाकिस्तान से अच्छा मुल्क और कोई नहीं है, सारी दुनिया में कोई मुल्क इस मुल्क से अच्छा नहीं। वाह! 4 मौसम, समंदर, सहरा, पहाड़, दरिया, नहरें, फूल, फल, क्या नहीं है। लोग भी अच्छे, नहीं मिलता है, सब कहीं नहीं है दुनिया में। बिल्कुल सर। ये अभी मुल्क भी इस वक्त भी ऐसा है, किसी गरीब के आप सिंध में या पंजाब में चले जाएं, बगैर बताए हुए आप 4-5 लोग चले जाएं, बगैर खाना खाए वो आप नहीं जा सकते उस घर से, बगैर इत्तला के गए। कुछ भी होगा वो खा के जाएंगे आप लोग, दुनिया में कहीं नहीं है।
अगर एक किसी ने बुलाया है, मुझे बुलाया है किसी ने, मैं अपने साथ अगर दोस्त ले गया हूँ, तो दोस्त की प्लेट नहीं रखी रहती मेज पे, मैंने तो आपको बुलाया था। ये ऐसा मुल्क है। अच्छा सर, आपको कराची से ऐसा क्या लगाव है? काम तो आपने पूरे पाकिस्तान में किया, मगर कराची में ही आप क्यों रहते हैं? कराची से कोई ख़ास लगाव है आपको? मोहब्बत है? जबकि अब तो ये कोई रहने के काबिल नहीं है, ये लोग कहते हैं शहर बहुत बुरा हो गया है। बड़ा हो गया, बुरा नहीं, बड़ा हो गया। अच्छा। 1947 से रोज़ाना खैबर मेल आती है रात में, यहाँ सुबह पहुँचती है, भरी हुई आती है, और जो लोग आते हैं वो उस मेल से वापस नहीं जाते, उनको लेके नहीं जाती। ये सिलसिला 76 बरस से चल रहा है। दोनों हाथ खुले हुए हैं कराची के, आ जाओ, माँ की तरह है। अच्छा सर, जब आपने अपना करियर शुरू किया था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर इंसान पर स्ट्रगलिंग पीरियड भी रहता है। तो आपका जो फर्स्ट चांस था जिससे आप मतलब फ़ेमस हुए, तो आप अपने स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में कुछ शेयर कीजिए? बेटा, इम्तिहान पास करने के बाद मेरी बहनों ने सिफारिश की थी एक साहब से, उनका नाम था आगा सरनाब्ती, यूबीएल के हेड थे, जी। कि अनवर को नौकरी दे दो। मुझे नौकरी मिल गई। यूबीएल में? हाँ, ठीक है। मगर मुझे खारादर ब्रांच में मिली। अच्छा। अब बस में जाना जमशेद रोड से खारादर, 2 बसें बदलना पड़ती थी मुझे। तो मैंने खुद ही अपने हाथ से लिख के अपना ट्रांसफ़र वार्ड ब्रांच विक्टोरिया रोड पे कर लिया, और अच्छा। सिग्नेचर मैंने अपने अफसर के किए, और मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया, मैं आ गया वार्ड ब्रांच। अच्छा। उसके बाद मालूम हुआ कि अनवर मकसूद का ट्रांसफ़र किसने किया वार्ड ब्रांच में। तो जो मैनेजर थे उन्होंने कहा, जी आपका हेड ऑफिस से ख़त आया है। तो उन्होंने कहा, लेटर हेड तो आप ही के ऑफिस का है, तो हेड ऑफिस से कहाँ से आया? वो सिग्नेचर अनवर ने बेईमानी से की। फिर मुझे नश्तर साहब ने, जमील नश्तर ने बुलाया, कहा इसमें तो वो जेल हो सकती है कि इतने इतने अच्छे साइन कर लिया तुमने। मैंने कहा, सर आप उस ब्रांच में जाके बैठें, नहीं बैठ सकते आप, और ये सिफारिश की नौकरी बेकार होती है, नौकरी खुद मिलती तो अच्छा था। साहब मैं पेंट करता हूँ, लिखता हूँ, नहीं मुझे बेकार है मेरे लिए। छोड़ दी मैंने नौकरी। ठीक है। दोबारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में मिल गई मुझे, मैं शेयर्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया। ठीक है। वहाँ भी नहीं काम किया मैंने, मगर फिर सिर्फ EMI में चला गया मैं। वहाँ रिकॉर्डिंग का मेरे शौक था मुझे अपना, वो ठीक था। फिर डॉन ग्रुप में चला गया, हुर्रियत का एडिटर हो गया मैगजीन का। उसमें भी जब शेरेटन होटल बन रहा था यहाँ, तो ज़ियाउल हक का ज़माना था, वो सब चीज़ें शराब वराब बंद हो गई थी। तो मैंने, वो मेरे पास आए क्या करें, क्योंकि उनके लॉबीज़ का नाम मैंने लिखा था सब। अच्छा। कह रही ये सब बन गया, क्या करेंगे? मैंने कहा इसका नाम शरीयतन कर लें। अब वो कराची शरीयतन हो, मैंने इश्तहार लगा दिया। वो इश्तहार से आग लग गई। दफ्तर में ट्रकों पे लोग मुझे मारने के लिए भरे हुए हैं, पत्थर लिए हाथों में। फिर मैंने, हमीद हारून मेरे बॉस थे, महमूद हारून मिनिस्टर थे इंटीरियर के, मेरे भाई सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। उनका क्या किया, तुम मार देंगे, ये मस्जिदों से खिलाफ ऐलान हो रहे। तो फिर मैंने कहा कि पत्थर वत्थर पड़ रहे हैं, तो मैं ही जाता हूँ उनके सामने क्राउड के। तो मैं गया, तो एक पत्थर आया, मैंने कहा आप मुझे मार दें। मैं समझ रहा था कि एक इस्लामी मुल्क में इस्लाम ख़त्म हो गया है, तो मैं अंदाज़ा करता हूँ कि ख़त्म हुआ है या नहीं, एक ऐसा इश्तहार बनाता हूँ, इस पे रिएक्शन आएगा तो अभी इस्लाम है ज़िंदा। आज रिएक्शन आ गया, इस्लाम ज़िंदा है, मैं खुश हूँ, अब मुझे मार दे। वो मुझे ट्रक में बिठाया, घुमाया, नारे मारते रहे जिंदाबाद के, बच गया। तो सर ये अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो ये वाक़ई आपसे गलती से हुआ था या आपने इसीलिए किया था जो उन्हें बताया? कुछ दूसरा सवाल करो। अच्छा सर, मोइन अख्तर साहब के लिए आपने 36 साल लिखा तकरीबन। जी। लूज़ टॉक एक मास्टरपीस, तकरीबन 400 एपिसोड। 419 419 एपिसोड। तो सर मोइन साहब गए तो उनके जाने के बाद ये कंटिन्यू नहीं हो सका। उस कुर्सी पे कोई और बैठ नहीं सका।
मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि सर आपको मोइन जैसा कोई मिला नहीं या आप उनके जाने के बाद डिसहार्ट हो गए, उस तरह का आपने लिखना छोड़ नहीं, दिया? मरना तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है, तो जब चाहे उठा ले, जिसको चाहे उठा ले। उस कैलिबर का एक्टर ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है। चाहे संजीदा रोल हो, चाहे मज़ाहिया हो, मोइन को स्क्रिप्ट चाहिए था। खराब स्क्रिप्ट मिलता था, वो खराब अदाकारी करता था। स्क्रिप्ट ठीक है तो कमाल कर दिया उसने। जैसे हाफ प्लेट में जो मोइन ने किया था परफॉर्मेंस मोइन की, फिर 2.5 स्टूडियो 2.5 पौने 3 स्टूडियो 4:20 शो टाइम, बहुत काम किया। बाहर के शोज, पाकिस्तान में शोज, कोई 1000 तो शोज किए मैंने साथ उसके। बहुत बड़ा एक्टर था। सर नो डाउट मोइन अख्तर भी लेजेंड थे, मगर हम फिर क्या समझेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी हो गई है? नहीं, मसखरे तो बहुत हैं पाकिस्तान में। अच्छा। वो सब नेशनल असेंबली में बैठे हैं। अब ये टूटे असेंबली, तो मैं ट्राई करूँ शायद कोई मोइन की जगह आ जाए। तो सर अभी कुछ लेटेस्ट लिख रहे हैं आप? मैं एक मीर तकी मीर पे फिल्म लिखी है मैंने, फिल्म है? क्योंकि अच्छा, गालिब पे तो आ गई है फिल्म, ठीक है। सीरियल भी आ गए। गालिब पे 3 फिल्में बन चुकी हैं। एक पाकिस्तानी नूरजहां सुधीर थे, वो गालब कहते हैं। क्या नाम है? गालब। गलत। अच्छा सर, अब कुछ पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन की बात कर लेते हैं। जो मौजूदा है सूरत, हाँ। ये 47 से है, और जब तक पाकिस्तान है ये मौजूदा ही रहेगी। सर मौजूदा सूरत हाल में हमारे जो यंगस्टर हैं बहुत ज़्यादा मायूस हैं। तकरीबन हर साल 6-7 लाख हाईली स्किल्ड लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की क्रीम है, मज़दूर वगैरह नहीं है। तो सर ये इतनी मायूसी क्यों है? और ये अगर इस तरह जाते रहेंगे तो पाकिस्तान को कौन चलाएगा? किसी साहब का शेर है, देखता क्या है मेरे मुंह की तरफ, कायदे आजम का पाकिस्तान देख। अच्छा। अब डर लग रहा है नौजवानों को कि उनको मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। जो नौकरियां कर रहे हैं, खासतौर पे कराची के नौजवान, वो कुछ समझ नहीं रहे क्या हो रहा है। अच्छा, सच्चे ईमानदार बच्चे हैं सारे, यहाँ सच बोलते हैं। लड़कियां बहुत काबिल हैं। अब जाएं बैंकों में, अखबार के दफ्तर में, किसी भी जगह भी जाए, मिल में चले जाएं, टेक्सटाइल मिल में लड़कियां काम करें, बैंकों में लड़कियां काम कर रही हैं, अखबार में लड़कियां काम करें, टेलीविजन के दफ्तरों में लड़के कम नजर आते हैं। वो है ज़्यादातर बाहर चले गए। तो सर मुल्क कौन चलाएगा सर? सारे काबिल लोग बाहर चले जाएँगे तो। हम सिर्फ पॉलिटिशियंस ही काबिल रह जाएँगे मेरा ख़्याल है। इस्लामी मुल्क है, अलमिया चलाएंगे। अच्छा सर, एक इमेजिनरी सवाल है। अगर कायदे-आज़म मज़ीद 4-5 साल ज़िंदा रह जाते, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे देते, तो क्या तब भी पाकिस्तान के हालात यही होते? 4-5 साल और रहते कायदे जिंदा, तो वो कोट लखपत में रहते। एक आदमी ने कायद से बड़ा लीडर तो मैंने अपनी मतलब फिल्मों में नहीं देखा। इतने बड़े लीडर थे वो, सच्चे, और जानते थे कि अपना फैसला किस तरह मनवाना है। बहुत बड़े आदमी थे। अगर 1 साल रहे जिंदा, उन्होंने खुद देखा कि ये मैंने गलती की है मुल्क बना के। जो लोग मेरे साथी थे, सरहद पे, बॉर्डर पे खून खराबा हो रहा है, लाशें गिर रही हैं, और वो वजारतें चुनने के सिलसिले में पड़े हुए हैं। कायद ने ये सोचा नहीं था कि पार्टीशन में हिजरत होगी। जो लोग यहाँ हैं यहाँ रहेंगे, जो हिंदुस्तान में हैं हिंदुस्तान में रहेंगे। मगर ये जो अब हिजरत, महाजर जो है, महाजर का मतलब था कि हुजूर के ज़माने में जो लोग मक्के से मदीने आए थे उनको महाजर कहा जाता था। मक्का खुदा का घर, मदीना मोहम्मद का घर। मगर जो लोग बरेली से कराची आ रहे हैं उन्हें महाजर कैसे कह सकते हैं? और जब 76 बरस हो गए, अब ये महाजर नहीं है, ये सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं।
इस लफ्ज़ ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया। सर, कराची की सियासत तो हो ही इस महाजर लफ्ज़ के ऊपर रही है। वही तो नुकसान हुआ हम लोगों को, बहुत नुकसान हुआ। अच्छा सर, आपने डिक्टेटरशिप भी देखी, जमहूरियत भी देखी। आपको लगता है कि कायद-ए-आज़म के जाने के बाद कोई ऐसा डिक्टेटर या जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म आया, जिसने मुल्क के लिए कुछ अच्छा किया हो? या जो अगर 10 लोग हैं तो उनमें से कदरे बेहतर रहा हो? कोई नहीं, कोई एक भी नहीं? एक भी नहीं। कोई आ सकता है? अब ये कि हमें दुआ माँगना चाहिए कि कोई बस अच्छा फ़ौजी आए, कोई अच्छा मुल्ला आए। इनके बगैर अब ये मुल्क नहीं चल सकता, मगर इनको अच्छा होना चाहिए। मतलब आप भी जमहूरियत से नाउम्मीद हो चले हैं? किसी को मतलब ही नहीं मालूम जमहूरियत का यहाँ। अच्छा। नेमत है जमहूरियत, अल्लाह की दी हुई है। अब हालात ऐसे हैं कि जो दिल में है, जो है ज़बां पे दिल को नहीं उससे फ़ायदा, जो है ज़बां पे दिल को नहीं उससे फ़ायदा, जो दिल में है बुला नहीं सकते ज़बान पर। ये अकबर इलाहाबादी का है। तो फिर क्या है कि जमहूरियत हर एक को हक होना चाहिए, जो वो कहता है सुने लोग, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। मगर कब तक हालात ऐसे रहेंगे, बदलना तो पड़ेगा। हवा, पानी, बिजली पे तो कैद नहीं है, ये तो सबका हक है, ये तो सबको मिलना चाहिए। और जो पढ़े लिखे बच्चे बाहर जा रहे हैं, मजबूरी है जा रहे हैं, वो आएंगे वापस। अच्छा। बड़ा अच्छा, इससे अच्छा मुल्क कहाँ मिलेगा उनको। मगर काफ़ी वक्त गुजर गया, 76 बरस हो गए अभी तक हमने, यानी हमारे पास बम है, क्या है, क्या करें, कुछ नहीं है। और तो सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये बम ही है, एटम बम जो हमने बनाया है, इसी की वजह से शायद मुल्क अब तक इसके मज़ीद टुकड़े नहीं हुए। क्या ये बात सही है? इस मुल्क की जो हालत है उसकी वजह से है, एटम बम की वजह से। अच्छा। तो टुकड़े क्या बेटा, मुल्क आधा रह गया है, उस आधे मुल्क को लोग भूल गए हैं यहाँ, याद भी नहीं, बच्चों को तो पता भी नहीं कि इस पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। बांग्लादेश ज़्यादा मुसलमान, ज़्यादा सच्चे पाकिस्तानी, उनके वोट से पाकिस्तान बना। अगर उनका वोट नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। फिर हमने क्या ट्रीटमेंट क्या किया उनके साथ। अब सबक नहीं हासिल, सबक पढ़ता नहीं कोई है ना, सबक नहीं पढ़ते, पढ़ने नहीं आता। सब कुछ वही हो रहा है इस आधे मुल्क के साथ जो पहले 71 में हुआ। हमने कुछ सबक नहीं सीखा अपनी गलतियों से। अब यौम स्याह मनाने को कह रहे हैं 9 मई को, जो हुआ है वाकया। जी, जी। पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था, वो यौम स्याह नहीं था। उसे क्यों नहीं मनाते यौम स्याह? स्कूल के जो 400 बच्चे मर गए थे, वो यौम स्याह नहीं था। हमारे तो यौम स्याह कई गुजरे हैं, गुजरते ही चले जा रहे हैं। भुट्टो साहब को फांसी हुई, यौम स्याह था। बेनज़ीर को कत्ल कर दिया, वो भी यौम स्याह था। क्या करें? सही सर, आपने भी कहा कि हालात बदलेंगे। तो सर, आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में या मैं अपनी ज़िंदगी में या मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में
तब्दील होता पाकिस्तान देख सकेंगे या इससे बेहतर पाकिस्तान देख सकेंगे? देखना चाहिए। मैं तो नहीं देखूंगा, तुम देखोगे। सर डायरेक्शन अगर नज़र आ जाए कि सही सिमत में चल रहे हैं तो देख सकते हैं, मगर इस वक्त तो डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही सर, कैसे देखेंगे? मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ। सही सिमत में जो लोगों को जाना है उनको भी सही सिमत का नहीं पता, कभी लेफ्ट कहते हैं, कभी राइट कहते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, उन्हीं को नहीं मालूम कहाँ जाना है। सीधे जाना चाहिए। बस पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, वो समझे कि हम छोटे मुल्क में रह रहे हैं। जब तक हम छोटा मुल्क पाकिस्तान को नहीं समझेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के यूपी का जो सूबा है उसकी आबादी पाकिस्तान के बराबर है, एक सूबे की। वहाँ सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ हैं, पाकिस्तान में 21 हैं, जिसमें एक खुली रहती है, वो भी नाम की वजह से, अल्लामा इकबाल ओपन। ये क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? ठीक है, हालात बदलेंगे। इकबाल ने ख्वाब तो देखा नहीं था, इकबाल का ख्वाब नहीं था, क्योंकि इकबाल को पता था, इतने बड़ा आदमी, कि ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। तो ऐसा ख्वाब क्यों देखा इकबाल ने? इकबाल ने सोचा था कि एक मुल्क होना चाहिए अलग। इकबाल से बड़ा शायर, हर सदी एक बड़ा शायर पैदा करती है। एक ने मीर को पैदा किया, एक ने गालिब को, एक ने इकबाल को। फैज़ उसी सदी में पैदा हुए जिसमें इकबाल पैदा हुए। इकबाल के जाने के बाद फैज़ उस कुर्सी पे नहीं बैठ सके जिस पे इकबाल बैठे हुए थे। फैज़ बहुत बड़े शायर हैं, मगर इकबाल की जगह नहीं ले सके। इकबाल तो कह गए थे पहले, ये जहां जब जहां है, न कफस न आशियाना। इकबाल ने कहा दोनों चीजें नहीं है, ये जहां जब जहां है, न कफस न आशियाना। अच्छा सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें खुद को छोटा मुल्क समझना होगा। बिल्कुल। मगर सर हम तो समझते ही नहीं, हम तो 5वें बड़े मुल्क, 7वीं एटमी कुव्वत, $6 ट्रिलियन की हमारे पास मादनियात है, आबादी के लिहाज से इतना बड़ा वो, मतलब हमारी तो सर बात ही शुरू बड़े से होती है, बड़ी से होती है। मादनियात $1 ट्रिलियन की थी कल तक, आज कोयटा जाके पूछे कहाँ है। ये सब मुझे लग रहा है बंद हो जाएगा, सीपैक वगैरह। क्यों सर, क्यों लग रहा है? गुलामों से कोई काम भी कराया जा सकता है, जो हुक्म। सही, मगर सर हम तो आज़ाद मुल्क हैं। बेटा तुम हो गए, मैं तो नहीं हूँ, तुम हो गए आज़ाद। सर मुझ जैसे नौजवानों को बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि हमने आज़ादी का वो पढ़ा और हिंदुस्तान को तोड़ के पाकिस्तान बना और ये बना, और वाकई हम गुलाम फिर हैं। पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना। बिल्कुल। तो सर हमें तो सिखाया गया कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, आप कह रहे हैं गुलाम हैं। ज़हनियत गुलामों वाली है, रहते आज़ाद मुल्क में। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। ये 25 करोड़ एक नहीं होते। जिस दिन ये एक हो जाए ना, उस दिन हम तबाही फेर देंगे। अच्छा सर, हमें, बल्कि मैंने भी पढ़ा कि आप ये जो कह रहे हैं कि हमारी कौम कभी एक नहीं होती, हमने सुना है कि 1965 में हुई थी एक बार एक। तो आपको कुछ याद है उस जंग का अहवाल हाँ, कि क्या जज्बा था? डरे हुए थे, डरे हुए थे? कि हमला हो रहा है, जाहिर है बचना है सबको। ठीक है। फौज कम थी तो सभी फौजी बन गए थे। अब फौज ज्यादा है, आज भी सभी फौजी बनना चाह रहे हैं ताकि सुकून से रहे। और सर 1971 में क्या जज्बा था, वो भी आपकी आंखों के मैं तो सामने अब हुआ? तक रोता हूँ। मैं तो बंगाली गाने मेरे पास बहुत हैं, बंगाली पेंटर्स की तस्वीरें हैं मेरे पास। पाकिस्तान का सबसे अच्छा हिस्सा हमने खो दिया। ज्यादती की सर हमने उनके साथ, हमने उनके साथ ज्यादती की। ज्यादती बहुत छोटा लफ्ज है।
तो इलेक्शन जीत गया था। 47 से 71 तक हमने हुकूमत की है। 4 साल के लिए उन्हें हुकूमत दे देते तो क्या नुकसान था? सर आपकी नज़र में इसका सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? क्या कह सकते हैं, सबको पता है। अच्छा सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान अगर जेल में रहे तो वो मंडेला बन जाएंगे, बाहर गए तो khomeini बन जाएंगे। तो सर अभी तो वो जेल में ही है, आपको क्या लग रहा है क्या बनने जा रहे हैं वो, या कोई तीसरा ऑप्शन भी है? फिलहाल तो मुझे जेल में नजर आ रहे हैं। जेल चेंज हो सकती है। इमरान खान 3.5 साल हुकूमत में रहे, आपके ख्याल में उन्होंने भी मायूस किया? जी। आपको क्या लगता है कौन से कुछ बेहतर काम थे जो वो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किए? रिवेंज लेने के चक्कर में वो 3.5 साल कुछ नहीं कर सके। बदला लेना है ऐसे चोरों से। कितने सभी चोर हैं इस मुल्क में, 2 चोर नहीं है, 2 डाकू नहीं है। 25 करोड़ में से 14 करोड़ डाकू हैं। तो इन 3.5 साल में अगर वो हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते खाली, और सब भूल जाते बदला लेना वगैरह, खाली ईमानदारी से मुल्क तरक्की नहीं करते। मगर क्योंकि खुद ईमानदार है वो, तो औरों को चाहते हैं कि वो भी ईमानदार हो। कोई बुरी बात नहीं है, मगर 3.5 साल बहुत होते हैं हुकूमत में एक आदमी के लिए। पढ़ा लिखा है, बाहर का पढ़ा हुआ है, मगर सुना है वो किसी की बात सुनते नहीं। वो दोस्त है मेरे। अब देखें क्या होता है इलेक्शन में। वोटर तो है उसके, वोट बैंक है इमरान का, चाहे वो इलेक्शन में खड़ा हो या ना हो। तो सर आपने कहा कि वो ईमानदार हैं, उन पे तो घड़ी चोरी करने का केस, तोशाखाना के तहाइफ चोरी करने का केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ये वो तो सारी इस तरह की चीज़ें। 101 केसेस हैं। जी जी। अब जो घड़ी का तोहफा जो मिला था, बेचना नहीं चाहिए था, रख लेते अपने पास। बेगम साहिबा ने कहा होगा बेच दो तो बेच दिया, जो हक था उनका, उसकी पेमेंट कर दी थी उन्होंने। 101 केसेस हैं। सही। अच्छा सर, जब वो वज़ीर आज़म थे तो आपसे बातचीत होती थी, मुलाकात हुई एक आपसे? दफा हुई अपनी। अच्छा, तो वो आपको पहले वाले इमरान ही नज़र आए या कुछ तब्दीली आ गई थी? जब ओहदा मिलता है तो इंसान थोड़ा तब्दील हो जाता है। तब्दीली आ गई, वो पहले तब्दीली आ गई थी, उसके बाद वो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा था। आपने कभी पाकिस्तान की सियासत में शरीफ और असूल पसंद सियासतदान कामयाब होते देखे? याद पड़ता है कोई जिसका बहुत नाम हुआ? 2 थे, 2 कामयाब। जी। आपने शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कामयाब। अच्छा सर, क्या हम इस तरह की कौम हैं कि हम कभी इनकलाब बर्पा कर सकेंगे? इनकलाब के लिए ज़मीन बेकरारी रहेगी। इनकलाब को गुजरना चाहिए, नहीं गुजरेगा। हम कौम नहीं हैं। जिस दिन हम कौम बन गए ना, ईरान वाले बन गए, हम सड़कों पे नहीं आते। बातें सब करते हैं, सड़क पे कोई नहीं आता। तो मतलब यहाँ के हालात कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बिगाड़ इतना ज़्यादा है कि मेरा ख्याल है बेहतरीन इनकलाब से ही आ सकती है। ये ज़मीन ऐसी है, ना इसको बारिश की ज़रूरत है, ना इसको खाद की ज़रूरत है, ना गंदम की। इसको इनकलाब की ज़रूरत है, वो आके नहीं दे रहा है। कभी आएगा भी नहीं, आपको लगता है? मखदूम का है, ऐ जाने नगमा जहाँ सोगवार कब से है, तेरे लिए ये ज़मीन बेकरार कब से है, गुजर भी जाके तेरा इंतज़ार कब से है। उसकी नज़्म का नाम इनकलाब है। मगर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नौजवान इस मुल्क के बहुत अच्छे हैं, लड़के लड़कियाँ। हम लोग तो कुछ नहीं कर सके, करना चाहिए था। मगर ये नौजवान नस्ल 66% इस वक्त नौजवान है पाकिस्तान में, आबादी में, वही करेंगे। हालात के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ लोग हंसते रहें जो मैं लिखूँ। अब इस वक्त मेरे 21 अकाउंट हैं यूट्यूब पर, जो कि मेरा एक भी नहीं है।
जी सर, मुझे ये सवाल आपसे मेरे पास पूछना फ़ोन ही नहीं है, मेरे पास वो क्यू मोबाइल है, छोटा पहले नोकिया था वो टूट गया है, अब मेरे पास क्यू मोबाइल है छोटा। मुझे ये सवाल आपसे पूछना भी था कि माशाल्लाह इस उम्र में आप इतने एक्टिव हैं कि ट्विटर के 12 अकाउंट चलाते हैं सर आप। मेरा नहीं है कोई अकाउंट उसमें। अच्छा, कोई भी आपका नहीं है। सब आपके चाहने वाले होंगे यकीनन जो आपके नाम से बनाते रहते हैं। या दुश्मन है या चाहने वाले हैं। और अच्छा सर, आजकल एक चीज़ और बहुत चल रही है, सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं, ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई होती है, कोई भी जुमला लिखा हुआ होता है और अनवर नीचे मकसूद, आपका नाम होता जी, है, जी, अनवर मकसूद। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है नहीं, नहीं, आपके नहीं है। सर, हमारा जो बजट बनता है उसमें तालीम और सेहत के लिए जितने पैसे रखे जाते हैं, आपके ख्याल में ये इनफ है? नहीं बेटा ये गाली है। इसको मुँह से भी नहीं निकाल सकते हम, इतनी बुरी गाली है, ये बजट का जो है सेहत का और तालीम का। तालीम अगर बच्चे पढ़ लिख गए नौजवान पूरे मुल्क के, तो फिर वोट क्यों देंगे इनको जो असेंबली में बैठते हैं 70 सालों से। तो नहीं पढ़ाओ, रहने दो। अच्छा सर, हम इस वक्त खित्ते में सबसे स्लो तरक्की कर रहे हैं, जबकि आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो आबादी बढ़ना आपके ख्याल में अलार्मिंग है? बेटा जब मुलाजमत नहीं मिल रही है, काम पे नहीं जाते, घर पे रह रहे हैं, तो क्या करेंगे और कुछ तो करें। क्या कर सकते हैं, एक ही एंटरटेनमेंट रह गया है जिससे पैसे खर्च नहीं होते। और इतनी देर बात की तुमसे मैंने, कभी जिंदगी में इतनी देर बात किसी से नहीं की। सर मोहब्बत है आपकी। कुछ वक्त अगर और मिल जाए, 1-2 क्वेश्चंस और हैं। अच्छा सर, मैं आपके और फ़ौज के ताल्लुक़ को समझ नहीं पाता। कहीं फ़ौजियों का हौसला बढ़ाना होता है तो आपको बुलाया जाता है, कोई फ़ौजी तकरीब होती है तो आपको होस्टिंग का कहा जाता है, सियाचिन जाना होता है, फ़ौजियों का हौसला बढ़ाना होता है, आपसे कहा जाता है। मगर सर आप उनके खिलाफ भी बोलते हैं मैं और खिलाफ नहीं बोलता, फिर भी आपको बुलाते हैं वो लोग। सर क्या मैं खिलाफ रिलेशन है? नहीं बोलता, जी, जी। मैं झूठी तारीफ नहीं करता। अच्छा। खिलाफ बोलने और झूठी तारीफ करने में बड़ा फर्क है। हुँ। तो मेरे पास सिविलियन अवार्ड हैं, हिलाल इम्तियाज़ मुझे दिया गया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल मिला है मुझे। मेरे पास फौजियों के दिए हुए जो तोहफे हैं तमगों की तरह के, वो 22 हैं, अच्छा। पीछे रखे हैं सब तुम्हारे वो। मगर ये कि फौज हमारी ज़रूरत है, हम भी फौज की ज़रूरत है। अगर हम नहीं रहे फिर फौज क्या करेगी। अच्छा सर, माशाल्लाह आपको खाना काबा की ज़ियारत भी नसीब हुई, मदीना शरीफ भी आप गए। तो आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं कि मतलब पहली बार जब आपने खाना काबा का दीदार किया तो? मैं तो देख नहीं सका था काबे को, ज़मीन पे नज़रें थी मेरी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या। फिर अच्छा वक़्त गुज़रा। मदीने में बहुत मज़ा आया मुझे, काबे में डर लगा, मदीने में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अच्छा सर, पाकिस्तान की तरह सरहद पार भी आपके बहुत से फैन्स हैं इंडिया में, तो वहाँ से कभी काम करने की ऑफ़र हुई आपको? बहुत दफ़ा। तो सर क्यों नहीं किया आपने? नहीं, नहीं, यहाँ ठीक है, यहीं सही है। अच्छा। और मैसेजेस वग़ैरह एप्रिसिएशन के आते रहते हैं, बहुत, पुराने बहुत। एपिसोड देखते हैं वो लोग हाँ, लूज़ टॉक सब के और जावेद अख्तर वगैरह के और सबके आते हैं फ़ोन। कई एक्टर हैं इंडिया के, वो बंगाली क्रिकेटर का इंटरव्यू देख के बहुत फ़ोन आए हिंदुस्तान से। अच्छा। तो आपका इरादा रखते हैं, आप जब से हिजरत करके आए उसके बाद गए आप? हाँ, हाँ, मैं कई दफ़ा गया, मैं रेख्ता में जाता हूँ। अच्छा। फिर एम.एफ. हुसैन मेरे बहुत दोस्त थे, पेंटर उनके। मजरू साहब से, जावेद और शबाना से दोस्ती बहुत है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, और मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी था आपका इंटरव्यू लेते हुए क्योंकि आप नो डाउट बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका मिला तो दोबारा भी बस आपसे जीते बात। रहो, खुश रहो और इन हालात में भी तो मुस्कुराते रहो। जज़ाकल्लाह सर, आप लिखते रहें सर, हम मुस्कुराते रहेंगे। जीते रहो। बहुत शुक्रिया सर।